गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक सेकंड कॉन्सेप्ट है लर्निंग में नेचर और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। नेचर से मतलब होता है प्रकृति से, कि किसी चीज़ की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है। तो इसमें हम इसको इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, प्रकृति भी कह सकते हैं। जैसे प्रकृति से मतलब लगाते हैं किसी व्यक्ति का नेचर कैसा है, मतलब वो मिलनसार व्यक्ति है, खुशमिजाज व्यक्ति है, बहुत अच्छे से मिलता है, बोलता है, मतलब इस तरह से हम हर एक चीज़ की एक अपनी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, करैक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं, या उस वस्तु की प्रकृति क्या है कह सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सीखना है उसकी नेचर कैसी है या उसकी विशेषताएं क्या हैं। पिछले वीडियो में आपको ये बात क्लियर हो गई कि मीनिंग ऑफ लर्निंग क्या है, सीखना क्या है। सीखना परिवर्तन है, सीखना सुधार करना है, उन्नति कह सकते हैं, विकास कह सकते हैं, अनुभवों की नई व्यवस्था कह सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ उसकी नेचर क्या है। नेचर में इनके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं मैं उसको वन बाय वन डिफ़ाइन करूँगा। करीब 10 से 15 पॉइंट हम लेके चलेंगे। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। बुक्स में आपको हो सकता है 20 तक इसके पॉइंट मिल जाएं, 30 भी मिल सकते हैं। आपको अपने माइंड में कुछ आता है कि हाँ ये भी हो सकता है, आप उसको भी ऐड कर सकते हो। क्योंकि जब आप सीखते हो, कोई भी चीज़ सीखते हो, देखो तो उसमें उसको जब आप मन से सीखोगे तो आपके मन स्वयं ही अलग अलग तरह के उसमें आपको जवाब देना शुरू करेगा कि ऐसा भी हो सकता है। जब हम किसी चीज़ को सिर्फ एक रट कर सिर्फ एक नैरो कंसेप्ट से सीखने तक सीमित है तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वो भी अपने सीमित विचार ही रखता है। और जब हम किसी चीज़ को खुल के सीखने की कोशिश करते हैं, मन से आत्मसात करते हैं, सीखते हैं, तो हमारा मन वहाँ पर अपने भी विचार प्रस्तुत करता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, बट हाँ वो चीज़ आप उस चीज़ को परखें कि हाँ क्या ये भी उसकी प्रकृति हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहले जो हम इसकी विशेषताएं या प्रकृति के तौर पर ले सकते हैं, सबसे पहले ये डिफाइन किया गया है कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। द फर्स्ट कंसेप्ट या फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब निरंतर कैसे चलने वाली प्रक्रिया है, मैंने जब पहले वीडियो में बताया था कि व्यक्ति जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक सीखता है। इसी तरह से ये भी कहा जा सकता है कि बच्चा माँ के गर्भ में सीखना आरंभ कर देता है और जैसे ही इस दुनिया में आता है, जब वो देखना शुरू करता है, वहीं से सीखने की क्रिया आरंभ हो जाती है। जब वो साउंड सुनता है, किसी चीज़ को कैच करता है, देखता है, अपनी आँखों की पुतलियाँ घुमाता है, जब वो अपना सिर इधर उधर घुमाना शुरू करता है, वहाँ से सीखना आरंभ कर देता है। उसका पहला अनुभव क्या है कि जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है। रोने पर उसकी इस बात को समझा जाता है कि बच्चे को भूख लगी है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ बच्चा भी कुछ सीख रहा है, बच्चे की माँ भी कुछ सीख रही है। माँ क्या सीख रही है? नए अनुभव सीख रही है जो बच्चे के प्रति हैं उसके। और बच्चा क्या सीख रहा है कि जब उसे भूख लगती है वो रोता है और उसको रोने के एवज में क्या समझा जाता है? दूध पिलाया जाता है। तो अब यहाँ पर 1, 2, 3 बार करने से उसको ये बात समझ आ जाती है कि जब भी मुझे भूख लगे तो मुझे क्या करना है? रोना है। बच्चे ने क्या सीखा? रोना सीखा कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे इस तरह की एक्टिविटी करनी है। माँ ने क्या सीखा कि बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे को भूख लगी है। तो ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो बच्चे के बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी है, अगर वहाँ से भी हम इस उदाहरण को ले सकते हैं। तो ये शुरुआत की बात है। अब जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे हम सीखने की क्रियाएं चलती जाएंगी। सीखने की क्रियाएं व्यक्ति की जो 5 सेंसेस हैं,
आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा है, इनसे हर समय चलती हैं। हर समय व्यक्ति कुछ देख रहा है तो सीख रहा है, सुन रहा है तो सीख रहा है, बोल रहा है तो नया कुछ सीख रहा है, महसूस कर रहा है तो सीख रहा है। तो सीखना तो एक ऐसा है कि एवरी टाइम, हर टाइम चलता है। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ये भी 3 अलग अलग अवस्थाएं हैं। कॉन्शियसली माइंड एक्टिवेट है, हर समय हम सीख रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉन्टिन्यू है, निरंतर है, हमेशा चलती रहती है। वो डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने इस बात को कहा है कि सीखने की एक क्या विशेषता है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, चेंज ऑफ बिहेवियर है। व्यवहार से क्या मतलब लेते हैं? व्यवहार क्या होता है कि हमारा किसी स्टिमुलस के प्रति क्या रिस्पॉन्स है। S&R थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, वो उसी को व्यवहार कहा गया है। अब हम किसी भी चीज़ के प्रति किसी तरह का कभी कोई व्यवहार करते हैं, वो हमारा एक जनरली व्यवहार है। परंतु जब हम कुछ नया सीखने के बाद उस चीज़ के प्रति बदला हुआ व्यवहार करते हैं, परिवर्तित व्यवहार करते हैं, वो व्यवहार में परिवर्तन है। हम आज क्या नया सीखा, कल तक हम उस चीज़ के बारे में नहीं जानते थे, आज हमने जो नया सीखा है उसको हमने अपने व्यवहार का अंग बनाया है, ये व्यवहार में परिवर्तन है। कि हर दिन हम जब भी कुछ नया सीखते हैं, नया ज्ञान अर्जित करते हैं, चाहे वो अनुक्रियाओं के द्वारा हैं या फिर नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट है, वो सब क्रियाएं जो हमारे व्यवहार में बदलाव लाती हैं, वही सीखने की विशेषताएं हैं। इसीलिए कहा है सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, पुराने व्यवहार में नए व्यवहार का समावेशन है। थर्ड पॉइंट है सीखना सार्वभौमिक क्रिया है, इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सीखने की क्रिया कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो एक सीमित से दायरे में हो या एक पर्टिकुलर जगह पे हो, या यूं कहें कि सीखना केवल स्कूल में संभव है या कॉलेजेस में संभव है। नहीं, सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो सार्वभौमिक है, मीन टू से पूरी यूनिवर्स में है। और सीखते सभी प्राणी हैं। जिसने भी अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, चाहे वो जीव जंतु जगत हो, पक्षी जगत हो, जलीय जीव हो, कोई भी जीव है, उन सब के लिए सीखना एक अपने आप में ज़रूरत है। और सभी जीव सीखते हैं, और ये सीखना केवल मानव जाति तक सीमित नहीं है, सभी पर लागू होता है। सीखने की क्रिया विश्व में या यूँ कहें पूरी दुनिया में जहाँ पर भी है, सभी जगह लागू होती है। इसीलिए ये कहा गया है कि सीखना अपने आप में एक सार्वभौमिक क्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट एक्टिविटी, एक एडजस्टमेंट या समायोजन की प्रक्रिया है। अब समायोजन की कैसे है? एडजस्टमेंट का एक सिंपल सा शब्द हम लेते हैं कि जब हमें नई बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट। जैसे चल रहा होता है वैसे हम चलते जाएं तो क्या है, स्मूथली चल रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है? अब जो कुछ परिवर्तन हुआ है, बदलाव आया है, उसके अनुसार हमें अपने व्यवहार में बदलाव करना परिवर्तन है, एडजस्टमेंट है। तो सीखना समायोजन की एक प्रक्रिया है। जब हम नई बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में बदलाव लाते हैं, उसे समायोजन कहा गया है, उसे सीखना कहा गया है। इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए अब सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम के अनुसार हमें अपने पहरावे में बदलाव करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। जब हम कहीं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे एडमिशन लेते हैं तो हमारी जो एक लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, वो चेंज हो जाती है। उसमें क्या बदलाव करना पड़ता है? जैसे उनके नॉर्म्स होते हैं, वी हैव टू एडजस्ट वन सेल्फ, हमें अपने आप को उनके अनुसार बदलाव करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टमेंट। तो सीखना अपने आप में समायोजन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण व लक्ष्य निर्देशित होता है। अब जो सीखने की क्रिया है वो तब शुरू होती है जब हमारी ज़रूरत होती है।
अगर हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम उस चीज़ को सीखते भी नहीं हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल ही जाता है, लगता है कि वो लेट हो जाता है। अब उसको ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि साइकिल या मोटरसाइकिल हो और मैं अगर उसको चलाना जानता होऊंगा तो मैं इस सफ़र को, जहाँ आधा घंटा 1 घंटा करीबन लग जाता है, मैं इसको 10 मिनट में तय कर सकता हूँ, 15 मिनट में तय कर सकता हूँ। और ऐसा अब वो चीज़ मेरी ज़रूरत बन गई है, मुझे वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब सीखने के लिए मैं साइकिल या मोटरसाइकिल लूँगा, उसको सीखूँगा और अपनी जो मेरे को समस्या आ रही थी उसको दूर करने के लिए अपने व्यवहार में ये बदलाव करूँगा। तो सीखना पहले से अपना उद्देश्य निर्धारित करता है, तब हम अपने आप को उस प्रोसेस में डालते हैं और वो चीज़ सीखनी शुरू करते हैं। इसीलिए कहा गया है सीखने की क्या विशेषता है, वो उद्देश्य निर्धारित करती है, लक्ष्य निर्देशित होती है कि हमें किस लक्ष्य पर चलते हुए किस उद्देश्य को पूर्ण करना है, ये सीखने के साथ जुड़ा होता है। अगर अब सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको साइकिल का एग्जाम्पल दिया, बाइक का एग्जाम्पल दिया, अगर हम उस व्यक्ति को अभी तक नहीं ज़रूरत थी, उसने सीखा भी नहीं, उसका काम चल रहा था, तो जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होगी तो हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए सीखना शुरू करते हैं। और ज़िंदगी में हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो जो हमारी ज़रूरतें पैदा होती हैं, उसी के अनुसार हम उस चीज़ को सीखना शुरू कर देते हैं। और जब तक हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती तब तक हम सीखने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। नेक्स्ट है सीखना अनुभवों की नई व्यवस्था है। जो सीखना है वो अपने आप में अनुभवों की नई व्यवस्था कहा गया। इट इज़ अ न्यू एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। आए दिन हर रोज़ हम नए नए तरह के अनुभव करते हैं। हर चीज़ को सीखने के लिए हम जीरो से शुरू नहीं करते। अगर हमने उसके जैसा पहले कुछ सीखा हुआ है तो हम जब नया सीख रहे हैं तो जो पुराना सीखा हुआ है कुछ पार्ट उसमें से लेके कुछ नया सीखकर उन दोनों को एडजस्ट करके एक नई फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सीखने की क्या विशेषता है, सीखना अनुभवों की अपने आप में एक नई व्यवस्था है। नई व्यवस्था किस तरह से है कि जैसे जैसे हमें सिचुएशन बदलती हुई दिखाई देती हैं, हम उस सिचुएशन के अनुसार अपने नए एक्सपीरियंस गेन करते हैं और यही अनुभव हमें हमारे काम को स्मूथली या बेहतर ढंग से करने में हमें सक्षम बनाते हैं। इसीलिए पुराने अनुभव, ऐसा नहीं है कि पुराने अनुभव किसी काम के नहीं, जैसे जैसे समय बीतता है हम पुराने अनुभवों को कुछ को भूलते भी जाते हैं, बट वो पुराने अनुभव भी नए अनुभवों में आधार का काम करते हैं, उसको बेस देने का काम करते हैं, जिससे हम उस चीज़ को बेहतर ढंग से करना और सीखना समझते हैं। नेक्स्ट है अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। अधिगम की क्या विशेषता है, शिक्षण अधिगम उद्देश्य। अब शिक्षण अधिगम उद्देश्य क्या है? शिक्षण अधिगम उद्देश्यों से मतलब होता है एक टीचर क्लास में पढ़ाते हुए जो बच्चों को पढ़ाएगा उनके पहले से उद्देश्य निर्धारित करता है कि मैं जब ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को ये मेरे ऑब्जेक्टिव हैं, बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। मेरे इंस्ट्रक्शनल अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या हैं वो पहले से निर्धारित करता है। एक आप बीएड सभी कर रहे हो तो आपको इस बात का क्लियरेंस होनी चाहिए कि एक जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है। जर्नल ऑब्जेक्टिव क्या हैं, जिन्हें सामान्य उद्देश्य कहा गया है, जो हर क्लास में एक जैसे रहते हैं। बच्चों की सामान्य बुद्धि का विकास करना, बच्चों में सोच समझ शक्तियों का विकास करना, बच्चे के क्रिएटिव पावर को जनरेट करना, इस तरह के सामान्य उद्देश्य होते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिनको आज मैंने डिफाइन करना है, क्लियर करना है। इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, जो मेरी स्पेसिफिक और इंस्ट्रक्शन क्या है, जो मेरा आज का टॉपिक रहेगा, मैंने उनको करवाते हुए बच्चों में किस तरह के व्यवहार संबंधी बदलाव को नोटिस करना है। इस टॉपिक को पूरे को करवाने के बाद बच्चों के व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन आए, मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत कुछ हम ऐसा सीखते हैं जो इंसिडेंटली होता है,
मान लो बाहर पार्क में बैठे हुए हैं, कोई ऐसी घटना घट गई एकदम से, उसने भी हमें अचंभित कर दिया और कुछ नया सीखने को मिला। हम कोई क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी अपने आप फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई साइकिल चलाने की, किसी तरह की कोई क्रिया कर रहे हैं और बाई चांस कुछ ऐसा हमारे साथ घट जाता है कि वो भी हमें सीख दे जाता है। तो हर चीज़ प्री प्लान नहीं होती, बट जब हम टीचिंग की बात करते हैं, टीचिंग लर्निंग की बात करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्री प्लान्ड होते हैं। हमारा जो सिलेबस है वो प्री प्लान्ड होता है, वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है कि ये हमारे उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये पाठ्यक्रम रहेगा और इनको करवाते हुए टीचर को किन एड्स को यूज़ करना है जिससे ये फुलफिल हो सके। तो जो अधिगम की प्रक्रिया है वो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अधिगम का स्थानांतरण होता है। लर्निंग इज़ अ ट्रांसफरेबल। स्थानांतरण से मतलब क्या है कि जब हम किसी एक नई क्रिया को सीख रहे होते हैं या करना शुरू करते हैं, तो अगर उसके जैसा हमने पहले कभी कुछ सीखा हुआ है तो वो हमें इसमें पॉजिटिवली रेनफोर्स करता है, हमें पुनर्बलन प्रदान करता है या हमें सीखने में सहायक होता है। अब मान लीजिए, देखिए हम कई अलग अलग लैंग्वेजेस लिखते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है और एक लैंग्वेज मान लो और ले लें, पंजाबी ले लें। तो जिस बच्चे की राइटिंग हिंदी में अच्छी है उसकी दूसरों में भी अच्छी होगी, मतलब पकड़ कैसी रही उसकी कलम के ऊपर। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो एक से दूसरे में ट्रांसफरेबल होती हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे को साइकिल चलाना आता है, बहुत अच्छे से साइकिल चला सकता है, तो उसको बाइक सीखने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उसमें जो सीखी हुई उसके अनुभव हैं, दिट विल बी ट्रांसफर सेम इन द नेक्स्ट एस्पेक्ट, वो उसको बाइक सीखने में सहायक होंगे। तो ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जो हमें एक चीज़ सीखी हुई है दूसरी चीज़ सीखने में सहायक करती है। बाकी हाँ, एक बात ये ध्यान रखें, जो ट्रांसफरेबल है वो ज़ीरो भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, जीरो का मतलब होता है कि एक नई चीज़ सीखने में पुराने पिछले किसी तरह के अनुभव का कोई हाथ नहीं होता। मान लीजिए एक व्यक्ति बाइक चलाना जानता है, अब वो कार चलानी सीख रहा है, इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इसमें उसकी ट्रांसफरेशन जीरो के समान है। तीसरा है, मान लीजिए नेगेटिव रिस्पॉन्स में क्या बात आती है, नेगेटिव ट्रांसफरेशन में एक चीज़ हमने सीखी हुई है, हम ऐसी कोई दूसरी चीज़ सीख रहे हैं और वो उसको सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। मान लीजिए जैसे हम टाइपिंग की बात करते हैं, कीपैड यूज़ करते हैं, कीपैड यूज़ करते हुए हमें इंग्लिश की टाइपिंग आती है और अब हिंदी की टाइपिंग सीख रहे हैं, तो उसमें कई बार हम गलत की चूज़ कर बैठते हैं। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव ट्रांसफरेशन में आती हैं, कुछ पॉजिटिव में आती हैं और कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ज़ीरो रिस्पॉन्स रखती हैं कि जो पहले सीखा हुआ है नया सीखने में किसी तरह का कोई उसका पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो ये बात मानी जाती है कि सीखना अपने आप में स्थानांतरित भी होता है। एक पॉइंट मैं और यहाँ पे डिफाइन करूँगा, अधिगम जो कहा गया है कि लर्निंग इज़ ए प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, कि जो सीखना है वो अपने आप में एक प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं है। ये पॉइंट बुक्स में भी आपको शायद कमी मिले, बट हाँ इस बात को समझना जरूर कि इन्होंने ये क्यों कहा इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट। प्रोसेस इसलिए कहा है क्योंकि जब भी हम कुछ सीखेंगे तो हमें एक क्रिया में अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। अगर हम अपने आप को उस क्रिया में इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो हम सीख भी नहीं पाएंगे। इट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा है, प्रोडक्ट मीन टू से ए थिंग विच वी कैन बॉट फ्रॉम द मार्केट, जिसको हम मार्केट से परचेज कर सकते हैं या परचेज किया है उसको, ईजिली टू परचेज इन द मार्केट। सीखना कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप जाओगे बाज़ार से जाके लो जी 50 रुपये लो और मुझे इंग्लिश लिखनी आ जाए, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर प्रोसेस टू राइट डाउन एनी लैंग्वेजेस। तो आपको एक किसी भी चीज़ को सीखने के लिए एक प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। उस प्रोसेस में अपने आप को जब डालोगे, उसके स्टेप्स को फॉलो करोगे, तब आपको वो चीज़ करनी आएगी। इसीलिए कहा गया है कि सीखना अपने आप में एक प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं है। नेक्स्ट ये भी बात कही गई है, लर्निंग इज़ ए रिसर्च। अधिगम अपने आप में एक शोध है। जैसे मैंने पहले जब डेफिनेशंस करवाई थी उसमें भी ये बात क्लियर की थी कि इन्होंने इसको शोध क्यों कहा है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम जब भी प्राप्त करें बुक से लें, नेट से लें या किसी के
डायरेक्ट गेन एक्सपीरियंस से लें कि बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसको हम फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं या खुद करने की कोशिश करते हैं। खुद करते हुए हमें अपने अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल के तौर पर आप अपना मोबाइल यूज़ करते हो। मोबाइल में सैकड़ों तरह के आज ऑप्शंस हैं, बट यू डोंट नो ऑल्स। एक व्यक्ति मोस्ट ऑफ ऑल सभी क्या ये बात कहेंगे कि हाउ टू सर्च टॉपिक ऑन नेट। आप अगर आपने किसी टॉपिक को गूगल पे सर्च करना है, कहीं को बड़ी परेशानी का फेस करना पड़ता है। इसकी भी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं कि कि किस तरह से हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को किस वर्ड्स में लिखें कि वही टॉपिक हमें ईज़िली मिल जाए या उसकी बुक ईज़िली अवेलेबल हो जाए। क्योंकि इसमें भी कई तरह की ट्रिक्स हैं, या यूँ कहें कि हाउ टू सर्च दिस मटेरियल, कि उसको किस वे से सर्च करें, इसके लिए भी अलग अलग तरह के कई तरीके हैं। और भी आज के मोबाइल जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें और भी कई ऐसे ऑप्शन हैं जिनको हम नहीं जानते। तो जब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, अकेले बैठे हुए हैं, तो कई तरह के इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर अगर हमें लगा हाँ ये ऐसे किया और ऐसा हो गया, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ऐसे टाइम में हमारा सीखा हुआ अपने आप में एक रिसर्च होता है। नहीं तो हम क्या है कि लगता है कि हमें ये फीचर होनी चाहिए, ये इसमें नहीं है, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि मोबाइल में वैसी फीचर आ जाती हैं। तो एक ज़रूरत पैदा हुई तो वो बनी, या फिर हमने हमारे फ़ोन में है बट हमें नहीं पता था, हमने बाई चांस जो उसके ऑप्शन थे, ऑप्शन से ऑप्शन में अंदर जाके देखा तो वहाँ पे वो सेटिंग पड़ी थी। तो डिपेंड करता है कि सीखना केवल बुकिश नॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, वो हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के शोध पर भी निर्भर करता है। और कहा जा सकता है कि सीखना अपने आप में व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति है। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की बात करता है। व्यक्तिगत मीन टू से इंडिविजुअल, पर्सनल एंड सोशल बेस्ड एक्टिविटी, कि जो सीखना है वो हमारी एक तो अपनी ज़रूरतों से जुड़ा होता है। हम किस लिए सीखते हैं? अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। दूसरा, हम कुछ चीज़ें इसलिए सीखते हैं कि समाज की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। समाज के जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा, सोशल नीड्स हैं उनको पूरा करने से हमें या तो हम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर अर्निंग मनी के लिए, इनके लिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। सीखना विवेकपूर्ण होता है। सीखने की ये भी विशेषता है कि लर्निंग इज़ इन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है जिसको आप दिमागी तौर पर सीखते हो। तो सीखने के लिए एक सामान्य बुद्धि लब्धि का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक मेंटल आईक्यू कितना होना चाहिए उसकी बात करता है ये। अधिगम सक्रिय व सृजनात्मक होता है। जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ प्रोसेस, वही बात कही गई है कि इस अधिगम अपने आप में सक्रिय है, एक्टिव बेस्ड है एंड साथ में क्रिएटिव भी है। क्रिएटिव क्यों है? जब आप किसी काम को कर रहे हो और एक्टिव बेस होकर कर रहे हो, साथ में आपका दिमाग कई और तरह के ऑप्शन आपके सामने रखता है और आप उन चीज़ों को यूज़ करते हो, दैट इज़ एज ए क्रिएटिविटी। आपकी अपनी तरफ से नया कुछ बनाया गया सृजनात्मकता को दर्शाता है। तो आज का मेरा टॉपिक था मीनिंग के साथ नेचर ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इसी से मिलते जुलते और भी पॉइंट हो सकते हैं जिससे आप इसको और बेहतर ढंग से समझ सकते हो, सीख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके टाइप्स क्या हैं, उसके बाद उसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ लर्निंग क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।